Dear student, today we are going to discuss about motion transmissibility. उससे पहले थोड़ा सा हम ये समझें कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। हम लोगों ने अनबैलेंस फोर्स जो पता कर लिया कि सिस्टम में कितना अनबैलेंस फोर्स हो सकता है। In case of rotary it is me omega square, in case of reciprocatory it is mrc omega square. एक डेरिवेशन जो हमने किया था जिसको हम एम्पलीट्यूड रेशियो के लिए कर रहे थे, दैट इज एफ नॉट साइन ओमेगा। इसके बाद जब मैं ये देख रहा हूं कि इस टाइप की मशीन जिसमें रोटरी या रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंसिंग है, जब किसी फ्लोर पे मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है, या किसी फाउंडेशन के साथ तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो अनबैलेंस फोर्स है ये ट्रांसमिट हो सकता है इसके एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में हो सकता है कोई दूसरी मशीन लगी हो, या हो सकता है आप ही हो वहां पर। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैंने अनबैलेंस फोर्स पता भी कर लिया और उसके हिसाब से स्टेडी स्टेट रिस्पांस भी निकाल लिया, स्टेडी स्टेट रिस्पांस दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इन केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन, अब निकाल लिया, उसके बाद भी अगर ऐसी मशीन या ऐसे सिस्टम जिसमें कुछ अनबैलेंस फोर्स है उसे मैं डायरेक्ट माउंट नहीं कर सकता हूं किसी भी फ्लोर पे, क्योंकि हो सकता है उसके साथ ड्रिलिंग मशीन के साथ शेफर रखी हो, या लेथ रखी हो, या सीएनसी रखी हो, दैट इज द सोफिस्टिकेटेड मशीन। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ते हैं। जितना अनबैलेंस फोर्स है सिस्टम के पास वो कितना ट्रांसमिट हो रहा है फ्लोर या फाउंडेशन। इसके लिए हम लोगों ने देखा था फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, उसमें मैंने ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो निकाला था विद रिस्पेक्ट टू एफ नॉट को उसके इक्विवेलेंट किया था एफ टी अपॉन में एफ नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, दैट अनबैलेंस फोर्स एफ नॉट उसके रिस्पेक्ट में कितना फ्लोर में ट्रांसमिट हो रहा है, दैट इज ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो। एक अगर ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो इज 1, इसका मतलब जितना अनबैलेंस फोर्स है उस मशीन में पूरा का पूरा फ्लोर में ट्रांसमिट हो चुका है। If transmissibility is equals to 0, that means आपने कोई भी अनबैलेंस फोर्स ट्रांसमिट नहीं होने दिया, यानी प्रॉपरली उसे आइसोलेट कर दिया है। उसके लिए मैं आइसोलेशन यूज करता हूं, जैसे रबर पैड्स हो गए, कंक्रीट का आपने स्ट्रक्चर बना दिया, या फिर आइसोलेशन यूजिंग स्प्रिंग ओनली एंड स्प्रिंग एंड टेम्पर, जिसका डेरिवेशन आपने देखा था और उसी के रिस्पेक्ट में आपने ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो फाइंड आउट किया। तो ट्रांसमिसिबिलिटी पता होना चाहिए, ये मिनिमम होनी चाहिए, जितना कम हो सके उतना पॉसिबल, ठीक है। अब एक और इसका सेकंड टाइप है, दैट इज मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी। मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी से समझ में आया कि बढ़िया बेहतरीन नई गाड़ी ली मैंने, चला रहा हूं, बिल्कुल अपना फ्लैट रोड है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी रेसिप्रोकेटिंग इंजन पे बनी है, उसके वाइब्रेशन मैंने डैम्ड कर दिए। मतलब मुझे पता है, क्योंकि वो स्टेडी स्टेट है, हमेशा एक अनबैलेंस फोर्स रहेगा, तो जो वाइब्रेशन है वो तो प्रेजेंट रहेंगे, बट उनको मैंने इतना डैम्ड कर दिया है कि वो स्टेडी स्टेट जो वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम है, मुझे फील नहीं हो रहा, कंफर्टेबली चल रहा हूं। सडनली एक ब्रेकर आ गया, सडनली एक ब्रेकर आ गया, या मान लीजिए कोई रोड से डिस्टरबेंस आ गया, तो क्या हुआ, आपका सिस्टम था दैट इज वेरी वेल डैम्ड और डिजाइन सिस्टम, बट अब जो एक्साइटेशन फोर्स आ रहा है इन टर्म्स ऑफ मोशन बाय द फ्लो, वही है मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी। अब तक मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी सिस्टम को फ्लोर पे इंस्टॉल कर दिया, जो भी वाइब्रेशन ट्रांसमिट हुए, जो भी फोर्स ट्रांसमिट हुआ फ्लोर में, उसके हिसाब से मैंने सिस्टम को डिजाइन कर दिया। बट अब मैं कह रहा हूं, आप जिस बिल्डिंग में खड़े हैं या बैठे हैं इस वक्त, नीचे से टेक्टिक प्लेट्स मूव हो गई, वहां पर अर्थक्वेक हो गया। तो दिस इज द टाइप ऑफ मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी, जब फाउंडेशन या फ्लोर एक तरीके का डिस्टरबेंस दे इन टर्म्स ऑफ मोशन, ठीक है, दैट इज मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी। डायनामिक सिस्टम इज एक्साइटेड ड्यू टू मोशन ऑफ सपोर्ट, वही मैंने बोला, कोई भी सिस्टम जो कि सपोर्ट के मोशन के द्वारा डिस्टर्ब किया गया हो, जैसे व्हीकल मूविंग ऑन द रोड, बहुत अच्छी बात है, ट्रेन आपके ट्रैक पे मूव कर रही है, लोकोमोटिव मूव कर रहा है, दो रेल ट्रैक के बीच में गैप है, गैप के कारण डिस्टरबेंस आएगा, कट 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 की जो आवाज आपको सुनने को आती, ठीक है। नाउ दैट इज
the example of flow या motion transmissibility, that is disturbance in terms of motion. Now there are two types of motion transmissibility we deal. The first one is the absolute motion of the mass. समझने की बात है यहाँ पर। पहले तो मैं ये समझ लूं कि what do you mean by absolute and relative. The absolute is meaning that with respect to a fixed point or a fixed thing, and relative is with respect to another quantity. जैसे मैं एब्सोल्यूट की बात करूं, दैट इज फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो मोशन है विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्लोर, ये फ्लोर इज अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज एब्सोल्यूट मोशन ऑफ। अब अगर फॉर एग्जांपल इस चौक का मोशन इस फिक्स्ड सपोर्ट के रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं, तो दैट इज एब्सोल्यूट मोशन। बट अब मैं कह रहा हूं इन दोनों चौक का मोशन एक दूसरे के रिलेटिव देख रहा हूं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए ये वाली जो चौक है इसके रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, या ये वाली चौक इस चौक के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से मूव है। इफ इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, देन दिस इज द एब्सोल्यूट मोशन। देखिए इसके रिस्पेक्ट, दैट इज एब्सोल्यूट मोशन, क्योंकि ये फिक्स्ड है, इट इज फिक्स्ड। अब दोनों मोशन में और एक दूसरे के जब हम रिस्पेक्ट में बात करेंगे, दैट इज रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो फिक्स्ड, किसी फिक्स्ड रेफरेंस के अबाउट अगर मैं मोशन देख रहा हूं, दैट इज एब्सोल्यूट मोशन, और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, दैट इज रिलेटिव मोशन। तो अभी मैं बात कर रहा हूं एब्सोल्यूट मोशन ऑफ द मास। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हियर इज द सिस्टम स्प्रिंग, डैम्पर एंड मास सिस्टम। अगेन मैंने वही किया, k/2 टोटल स्टिफनेस is k, as these two springs are in parallel. This is damper, this is mass. Here this is base. अब तक आप उसको हैश लाइन में, अब base plays an important role. मैंने क्या बोला, let x1t एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आप इसकी जगह x1 भी ले सकते हैं, जैसा मैंने यहां पर लिखा। आपको बुक्स में x1t मिलता है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना है या फिक्स्ड है। बात क्या है, x1t, t मतलब दैट डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है टाइम के साथ। तो दैट डिस्प्लेसमेंट गिवन टू द सपोर्ट, कोई भी डिस्प्लेसमेंट मैंने सपोर्ट को दिया, दैट इज x1t। नाउ अब जो x2t है, दैट इज द रिजल्टिंग एब्सोल्यूट मोशन ऑफ द मास। अब मैं क्या कह रहा हूं, एब्सोल्यूट, रिजल्टिंग एब्सोल्यूट मोशन ऑफ द मास। इसके कारण जो मास का डिस्टरबेंस हुआ, अब आप कहोगे सर ये तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हो गया। नहीं, जैसे ही मान लीजिए ये फ्लोर है, मैंने इसको x1 से डिस्टर्ब किया, इसके कारण, इस फिक्स्ड सपोर्ट के कारण इसका डिस्टरबेंस हुआ, इसके कारण जो एब्सोल्यूट मोशन ऑफ मास है, दैट इज x2। ठीक है, नाउ हियर आई हैव टू पिक दैट टर्म। जब भी दो मोशन हो, अलग अलग मोशंस हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी एक को कम या ज्यादा मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं थ्योरी को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो दैट x2 इज ग्रेटर देन x1। अब आप जरा समझिए ये मैंने क्यों किया है। ठीक है, यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। यहां से बेस शुरू होगा आपका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का, एंड दैट 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में यही एक चीज है जो आपको पूरे डेरिवेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन दैट केस मैंने बोला x2 इज ग्रेटर देन x1। ठीक है, x2 इज ग्रेटर देन x1। पहले क्या हो रहा था, द सपोर्ट इज फिक्स्ड। ठीक है, दैट सपोर्ट इज फिक्स्ड, हियर देयर इज, दिस इज अ स्प्रिंग, और अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मास लगा हुआ है, दैट इज द कंडीशन, हियर द फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, यहां पर फिक्स्ड सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट के बाद मैंने नीचे जो लगाया दैट इज स्प्रिंग, और उसके नीचे मास। अब इस मास को मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया, छोड़ दिया, तो ये सपोर्ट तो फिक्स्ड है। नाउ जितना भी डिफ्लेक्शन मास में दूंगा उतना ही डिफ्लेक्शन स्प्रिंग में आएगा, दैट इज x जो मैं मान रहा हूं। बट यहां पर वो केस नहीं है, यहां पर ये नीचे सपोर्ट है, दैट इज द स्प्रिंग एंड दैट इज योर मास। ठीक है,
जैसे ही आपने बेस को डिस्टर्ब किया, यहाँ पर मास भी डिस्टर्ब हो रहा है। अगर बेस को डिस्टर्ब किया x1 से, तो स्प्रिंग में कितना इलॉन्गेशन आना चाहिए था, x1, बट साथ ही साथ ऊपर से मास भी आ रहा है, दैट विल बी x2। तो आपको नेट डिफ्लेक्शन निकालना होगा, तभी तो आप स्प्रिंग फोर्स या डैम्पिंग फोर्स बता पाओगे। तो उसके लिए अपन ये मान ले कि लेट x2 इज ग्रेटर देन x1 और x1 इज ग्रेटर देन x2, मानना पड़ेगा, नहीं तो सेम नहीं। इफ x1 इक्वल्स टू x2 इज सेम, देन द वैल्यू, द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज सेम। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये आपका x2 एंड दिस विल बी योर स्प्रिंग, और नीचे जो आपकी कंडीशन है दैट विल बी योर बेस, दैट इज x1। अब देखिए x2 को मानिए आप 10 सेंटीमीटर एंड x1 को मानिए आप 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिलहाल मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रहा हूं। x2 विल बी योर x sin ओमेगा t, इट मस्ट बी एन हार्मोनिक, बट अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए x2 विल बी 10 सेंटीमीटर एंड x1 विल बी योर 6 सेंटीमीटर, और ये बीच में स्प्रिंग है। ठीक है, यहां पर स्प्रिंग है। आपने सबसे पहले इसको फिक्स किया, स्प्रिंग को, ऊपर से मैंने 10 सेंटीमीटर का स्प्रिंग है, या फिर आप ऐसा करो इसको 10 और 6 ना मानो, इसको 6 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर। तो लेट दिस विल बी योर 6 सेंटीमीटर, दिस विल बी योर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्प्रिंग की हाइट है आपकी 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का स्प्रिंग। आपने क्या किया, सबसे पहले x2 विल बी 6 सेंटीमीटर, x2 विल बी 6 सेंटीमीटर, कितना बचा, दैट विल बी 10 माइनस 6, क्योंकि कंप्रेशन हुआ है इस स्प्रिंग को, नीचे बेस फिक्स है, बीच में स्प्रिंग है, ऊपर से मैंने ये 10 सेंटीमीटर का स्प्रिंग है, उसमें मैंने 6 सेंटीमीटर का कंप्रेशन कर दिया। क्या हुआ, x2 विल बी 6 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर बचा ना, 10 से 6, 4 सेंटीमीटर। और नीचे क्या किया मैंने, x1 को 4 सेंटीमीटर खींच दिया, x1 को 4 सेंटीमीटर खींच दिया, कितना बचा टोटल कितना बचा, 10 सेंटीमीटर का स्प्रिंग, 6 सेंटीमीटर मैंने उसमें कंप्रेस किया, बचा कितना, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इलोंगेट कर दिया, टोटल 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। नेट क्या हुआ, नेट कंप्रेशन, क्योंकि x2 माइनस x1 2 सेंटीमीटर का, 6 माइनस 4 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मान लीजिए इसको दूसरी तरफ, ऐसे देखिए, दिस इज ऑफ योर 10 सेंटीमीटर स्प्रिंग, दिस वन विल बी योर x1, दिस वन विल बी योर x2। 10 सेंटीमीटर का स्प्रिंग इमेजिन कीजिए, ये स्प्रिंग है 10 सेंटीमीटर का। आपने x1 is greater than x2, this is your x1, this is your x2, x1 is greater than x2, so x1 को 6 सेंटीमीटर माना, तो 10 सेंटीमीटर का स्प्रिंग 6 सेंटीमीटर बन गया, that will be your 16 सेंटीमीटर। बट साथ में अब आप इसको 4 सेंटीमीटर और लेकर जा रहे हो, कितना बचा, 16 सेंटीमीटर में से 4 कंप्रेस कर दिया, कितना बचा, 12 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का स्प्रिंग था, अब उसकी लेंथ कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। नेट क्या हुआ, इलोंगेशन, एंड दैट विल बी x1 माइनस x2। तो यही बात मुझे समझनी है कि व्हेन x1 और x2 इज ग्रेटर, तो नेट क्या हो रहा है स्प्रिंग में, नेट होगा x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, जो भी ज्यादा हो और जिस डायरेक्शन में होगा उस हिसाब से होगा। हियर आई हैव पिक्ड दैट x2, अब x2 ज्यादा है x1 से, तो नेट क्या होगा, इसमें कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो हियर डिस्प्लेसमेंट x विल बी इक्वल्स टू x1 माइनस x2, जो नेट डिफ्लेक्शन है स्प्रिंग में वो क्या होगा, x2 माइनस x1, और वही वेलोसिटी क्योंकि डैम्पर लगा हुआ है, तो दैट विल बी योर x2 डैश माइनस x1 डैश। अब आपको यहां पर इसकी FBD बनानी है, आप FBD बनाएंगे मास की तो समझ में आएगा आपको। देखिए यहां पर ये मास लिया, ठीक है, मास की FBD बनाए, जैसे ही मास को डिस्प्लेस किया इसमें x2 माइनस x1 के केस में, तो अपोजिट डायरेक्शन में kx, नेट डिफ्लेक्शन इज x, तो अपोजिट डायरेक्शन में kx, बट हियर x इज x2 माइनस x1, डैम्पिंग फोर्स इज x2 डैश माइनस x1 डैश, x2 डैश माइनस x1 डैश। ठीक है, बट अब आप बोलेंगे सर इनर्शिया फोर्स x2 डैश डबल डैश, क्योंकि इनर्शिया फोर्स में नेट डिफ्लेक्शन नहीं है, दिस विल बी योर एब्सोल्यूट मोशन ऑफ द मास, सो इट मस्ट बी
रिलेटेड टू दैट x2, इनर्शिया फोर्स मास के डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है, तो दैट इनर्शिया फोर्स इज mx2 डबल डॉट। रिलेटिव होगा तब क्या होगा अपन देखेंगे, फिलहाल ये हो गया FBD, वी कैन पुट इट mx2 डबल डॉट प्लस cx2 डॉट माइनस cx1 डॉट प्लस kx2 माइनस x1 इक्वल्स टू 0, कोई फोर्स नहीं है। नाउ हियर मैंने क्या किया, x2 डॉट सॉरी x2 को एक साथ ले लिया, तो mx2 डॉट डॉट प्लस cx2 डॉट प्लस kx2 दैट इज इक्वल्स टू, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, cx1 डॉट प्लस kx1। ठीक है, हियर अभी तक आप लोगों ने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी जहां पर x2 और x1 है, अब नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू दैट। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं x1 विल बी अ हार्मोनिक एक्साइटेशन फोर्स, the displacement must be harmonic, तभी तो मैं उसकी स्टडी करूंगा, तो that will be capital X1 sin omega t। जब इसको एक बार डिफरेंशिएट किया with respect to t, that is x1 sin का cos omega t and that omega t का omega, so x1 and x1 डॉट की वैल्यू निकली। now x1 और x2 डॉट की वैल्यू जब मैंने ऊपर पुट किया तो that is mx2 डॉट डॉट plus cx2 plus kx2, LHS will be same, equals to c, here x1 dot is x1 omega cos omega t plus kx1, this is not dot, this is x1, तो kx1 here kx1, तो kx1 sin omega t। ठीक है, नाउ आगे गए तो ये LHS तो सेम ही चलेगा, RHS will be, यहां से मैंने x1 कॉमन निकाला, तो x1 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, c ओमेगा cos ओमेगा t प्लस k sin ओमेगा t। नाउ वही पूरी वाइब्रेशन में मुझे जब भी cos और sin वाली टर्म दिखेगी, अगेन मैं उसको कन्वर्ट करूंगा sin a प्लस b cos a प्लस b वाले फॉर्मूले से, तो cos के साथ वाले को sin, sin के साथ वाले को cos, को लाइक c ओमेगा इक्वल्स टू a sin गामा प्लस, और दैट इज इक्वल्स टू k इक्वल्स टू a cos गामा, k को sin के साथ cos, cos के साथ sin। ठीक है, तो हियर इन दोनों इक्वेशन से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया दोनों को, तो अब ये बार बार मैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 वगैरह नहीं कर रहा हूं, बहुत टाइम हो गया इसमें, तो यहां से डायरेक्ट समझे अपन। डायरेक्ट कैसे समझेंगे, ये देखिए यहां से डिवाइड किया तो sin अपॉन में cos दैट इज tan, तो क्या हो गया a sin गामा अपॉन में a cos गामा, a कैंसिल हो गया, sin अपॉन में cos इज tan गामा, tan गामा विल बी इक्वल्स टू c ओमेगा बाय k। अब इसको भी बार बार कन्वर्ट नहीं करना है, आप कर चुके हो, c की जगह लिख सकते हो, दोनों को m से डिवाइड किया तो c बाय m की जगह आ जाएगा आपका 2 zeta ओमेगा n। ठीक है, और सॉरी 2 zeta, ये होता है ना आपका फॉर्मूला, zeta इक्वल्स टू c अपॉन में 2m ओमेगा n, तो c बाय m इज 2 zeta ओमेगा n, तो 2 zeta ओमेगा n इनटू ओमेगा, और नीचे k बाय m इज ओमेगा n स्क्वायर, ओमेगा n से एक ओमेगा n स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा अपॉन में ओमेगा n इज r 2 zeta r, डायरेक्ट लिखो, अब इसको याद होना चाहिए, 2 zeta r tan गामा इज 2 zeta r। नाउ अगेन अब क्या करता है, सेकंड आपका गामा तो निकल गया, अब आपको a निकालना है, तो फॉर a यू कैन स्क्वायर एंड ऐड किया तो a स्क्वायर sin स्क्वायर गामा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा, a स्क्वायर कॉमन निकाला, sin स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1, तो किधर LHS तरफ क्या बचा, a स्क्वायर, हियर c ओमेगा स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, यहां से मैंने k स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या बचा 1 प्लस c ओमेगा अपॉन में k, एंड c ओमेगा अपॉन में k इज 2 zeta r, सो k स्क्वायर 1 प्लस 2 zeta r का होल स्क्वायर, वो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो a विल बी k अंडर रूट 1 प्लस 2 zeta r का होल स्क्वायर, याद करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, अपनी इक्वेशन में आ रहा हूं, इस वाली इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम हियर mx2 डॉट डॉट प्लस cx2 डॉट प्लस kx2 दैट इज इक्वल्स टू x1, c ओमेगा की जगह रखा a sin गामा और k की जगह रखा a cos गामा, तो a कॉमन निकाला तो क्या बचा, sin गामा cos ओमेगा t cos गामा sin ओमेगा t, अगेन sin a प्लस b cos sin a प्लस b इक्वल्स टू sin a cos b cos a sin b, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया x1 विल बी कॉमन, a विल बी कॉमन, क्या बचेगा sin गामा प्लस ओमेगा t और sin ओमेगा t प्लस गामा। नाउ हियर अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा देखिए, इस a की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो क्या हो गया, mx2 डॉट डॉट प्लस cx2 डॉट प्लस kx2 विल बी इक्वल्स टू
पहले इसको लिख दिया मैंने sin ओमेगा टी प्लस गामा इनटू x1a x1 और a की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की तो क्या हो जाएगा x1 इंटू k x1 इंटू k इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2 जीटा r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरी टर्म को मैं बोल रहा हूं एफ इक्विवेलेंट। क्यों बोल रहा हूं? r एक कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं है। r एक जीटा एक कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये एक डायमेंशनलेस वेक्टर हो गया। k into x1 डिस्प्लेसमेंट है, k x1 एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस ऑल टर्म रिप्रेजेंट न्यूटन, उसको मैं मान रहा हूं f इक्विवेलेंट। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई? mx2 डॉट डॉट प्लस cx2 डॉट प्लस kx2 इक्वल्स टू f इक्विवेलेंट sin ओमेगा t। तो दैट विल कम आउट टू बी, जब मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी आपने किया तो अगेन यू फाइंड अ इक्वेशन लाइक mx डॉट डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल्स टू f नॉट sin ओमेगा t। ठीक है, और इस टाइप की इक्वेशन मिल गई। बस क्या फर्क है, इस f नॉट की जगह f इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये x में है, ये x2 है। बहुत अच्छी बात है। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन विल बी x इक्वल्स टू कैपिटल S sin ओमेगा t माइनस 5 एंड देन x विल बी इक्वल्स टू x स्टैटिक इनटू एम्पलीट्यूड रेशियो sin ओमेगा t माइनस 5। that x, that is the steady state amplitude, that is equals to f naught by k upon under root 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r का whole square, and that is equals to x static f naught by k into 1 upon में under root 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r का whole square. So the solution of mx dot dot plus cx dot plus kx equals to f naught sin omega t. Now अब मैं अपनी इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख रहा हूं, दैट इज mx डॉट डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल्स टू f नॉट sin ओमेगा t। इसको इस टर्म में लिख रहा हूं, तो यहां पर x की जगह आएगा x2। ठीक है, नाउ दैट x static is f नॉट by k, here f नॉट की जगह क्या है, f इक्विवेलेंट by k, एम्पलीट्यूड रेशियो as it is एम्पलीट्यूड रेशियो, एंड sin ओमेगा t माइनस 5। तो मेरा sin ओमेगा t माइनस 5, तो मेरा sin ओमेगा t नहीं है, मेरा sin ओमेगा t प्लस गामा है। तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगी, sin ओमेगा t प्लस गामा माइनस 5, एंड दैट कम्स आउट टू बी x इक्विवेलेंट, और x2 इक्वल्स टू f इक्विवेलेंट की जगह मैंने ये पुट किया k x1 अंडर रूट 1 प्लस 2 जीटा r का होल स्क्वायर। तो देखो यहां पर k x1 इनटू एम्पलीट्यूड रेशियो इनटू अंडर रूट 1 प्लस 2 जीटा r का होल स्क्वायर अपॉन में k और k खत्म हो गए, ये एज इट इज। तो अब मैं बात कर रहा हूं एम्पलीट्यूड की, तो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब ये टर्म क्या हो जाएगी 1, तो x2, that is small x2 becomes capital X2 as we are talking about amplitude. So x2 upon में that x1 equals to under root 1 plus 2 zeta r का whole square into amplitude ratio, and that comes out to be, क्योंकि amplitude ratio is equals to 1 upon में this under root 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r का whole square. So what we get, that the RHS will be same as force transmissibility. Force transmissibility. So transmissibility ratio is the same. Same thing here. It is also a transmissibility ratio x2 upon में x1. So दोनों ही सेम है, फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी एंड मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी। बस फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ मोशन की बात करते हैं, वहां पर हम फोर्स की बात करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एब्सोल्यूट मोशन ऑफ मास। थैंक यू।